हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10th की जो विज्ञान है, बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 1 है, इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं और सब्जेक्टिव जो बार बार एग्जाम में पूछे गए वो सब लेके आए हैं। प्लीज़ बच्चों, इन वीडियोज़ के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन ही बार रिपीट मोड में पूछे जाते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि कॉन्टेंट बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है बच्चों, लाइक तो बनता है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या बोल रहा है, देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे धमनी तथा शिरा को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन छोटे नंबर में या 2 नंबर में पूछे जाते हैं। धमनी और शिरा शरीर के दो इंपॉर्टेंट हिस्से हैं जिससे शरीर में संचरण होता है। एक शुद्ध खून बहता है एक में, और एक में अशुद्ध। शुद्ध बोले तो जिसमें ऑक्सीजन होता है, अशुद्ध बोले तो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है। रुधिर परिसंचरण मतलब खून के परिसंचरण के लिए पूरे बॉडी में, ठीक है, खून के परिसंचरण के लिए हृदय एक पंप के समान कार्य करता है। जिन वाहिनिकाओं में रुधिर को भेजता है उन्हें धमनियां कहते हैं। ठीक है, जिनमें खून भेजता है उन्हें हम धमनियां कहते हैं। धमनियां ऊतकों में पहुंचकर केशिकाओं में बढ़ जाता है तथा बाद में एकत्रित होकर शिराओं का निर्माण करती हैं, और शिराएं रुधिर को वापस हृदय में लाती हैं। तो ये होता है धमनी और शिरा में अंतर। सिंपल है, परिभाषा आप लिख लेनी है। देखो बच्चों, नोट्स भी जरूर बनाते लेना, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। कॉपी पेन लेके बैठो और नोट्स भी बनाओ, क्योंकि अभी आपको समझ में आ जा रहा होगा, लेकिन 2 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद भूल सकते हो। तो एक बार फट से अगर लिखा हुआ देख के अगर पढ़ लेंगे तो फट से दिमाग में आ जाता है। हमारा जो कई बच्चे बोलते हैं सर हमें याद नहीं हो रहा, हम भूल जाते हैं। तो भैया, जो स्ट्रांग बनते हैं ना बंदे, वो बार बार रिवीजन करके बनते हैं। कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करोगे तो आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए और बताइए इसके क्या कार्य हैं। ठीक है, 2023 में नहीं आया लेकिन इस साल जरूर आएगा। तो लार में एमिलेस एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है बच्चों? एमिलेस एंजाइम पाया जाता है, जो स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ देता है। स्टार्च को क्या करता है? ग्लूकोज में तोड़ता है और माल्टोज में तोड़ देता है। ये इसका मेन कार्य है। मानव तथा कुछ अन्य स्तन पोषियों के लार में एमिलेस पाया जाता है, जो पाचन में सहायक होता है। पौधे एवं कुछ बैक्टीरिया में भी इस एंजाइम को पैदा करते हैं। ये एक्स्ट्रा है, चाहो तो लिखोगे तो बढ़िया होगा, लेकिन यहां से लेकर यहां तक आपको लिखना ही लिखना है, सिंपल। ठीक है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमिलेस एंजाइम पाया जाता है, जो स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ते हैं। ये इसका मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे प्रयोगों द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। तो ये आपको दिखाना है। पिछले कुछ सालों से नहीं आया है, तो हो सकता है कि ये साल आ जाए, क्योंकि पहले बहुत पूछा गया है प्रश्न। ठीक है। तो देखो, हम जानते हैं जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है उसके लिए जरूरी चीज क्या है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए और सूरज की उपस्थिति, सूर्य की प्रकाश भी चाहिए। अगर जहाँ सूर्य की प्रकाश नहीं है, ठीक है, वहां आप देखोगे वहां के जो पौधे हैं वो मर जाते हैं, क्योंकि वो खाना नहीं बना पाते ना। तो फिर अगर तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तुम जीवित रहोगे? नहीं रहोगे ना। तो वही चीज सिस्टम यहाँ पर है। तो देखो, मैंने 2 पत्ते लिए हैं। ये देखो, ये चीज देखो, एक मंड रहित पत्ती को 2 काले कागजों के बीच रखकर धूप में रखते हैं। ठीक है। देखो, एक मंड रहित पत्ता लिया हमने और उसमें हमने कागजों के बीच में ढक के रख दिया है। कागज प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे पत्ती के केवल उन भागों पर प्रकाश पड़ता है जो कागजों के बीच की खाली जगह में होते हैं। देखो, ये जो हमने ये पत्ती है, इस पर हमने ढक दिया। अब प्रकाश यहाँ पड़ेगी तो ये कागज क्या करेगा? इसको अवशोषित कर लेगा, और यहाँ पर हमारा वो नहीं जाएगा। मतलब ये काला वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पर हमारा प्रकाश नहीं जा रहा, अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हो रहा है, जो खुला हुआ हिस्सा है। ठीक है। इन भागों पर प्रकाश संश्लेषण होता है और मंड बनता है। ठीक है। कुछ समय बाद पत्ती को मंड परीक्षा के लिए ले जाएंगे और हम देखते हैं कि पत्ती के उन भागों में मंड बना है जो कागजों के बीच की खाली जगह में थे। मंड कहाँ बना है? बीच की जगह जहाँ खाली था ना, वहां पर मंड बना है, और जो खाली जगह नहीं था, जो ढका हुआ था, उस पर मंड नहीं बनेगा। ठीक है। उन भागों में मंड नहीं बना है जो कागजों से ढके हुए थे। निष्कर्ष ये, मंड का मतलब बनना, खाना बनना। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश का होना आवश्यक है। ये से हम निष्कर्ष निकाल पाएंगे। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रदर्शन कैसे पता करोगे? ये तो प्रकाश के बारे में हम देख लिया।
अब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कैसे पता करेंगे? देखो हम क्या करेंगे, एक मंड रहित पत्ती को आधे से एक चौड़े मुंह के बोतल में डालते हैं। ठीक है, एक मंड रहित पत्ती को चौड़े से बोतल के मुंह में डाल देते हैं। फिर क्या होता है, बोतल में पहले से ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलेन भरा होता है। ये जो बोतल होती है ना, इसमें पहले से ही क्या भरा हुआ होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलेन भरा हुआ होता है। फिर क्या करते हैं, विलेन बोतल की हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, KOH विलेन को ना बोतल की हवा से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, अब्सॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। कुछ समय बाद पत्ती को मंड परीक्षा के लिए भेज देते हैं। जो अवशोषित किया था उस पत्ती को हम क्या करेंगे, मंड परीक्षण के लिए भेज देंगे। तो हम देखते हैं कि बोतल के अंदर वाले भाग में मंड नहीं बना है। ठीक है, जो पार्ट हमने अंदर डाला था ना उसमें मंड नहीं बना है, लेकिन बोतल के बाहर वाले भाग में मंड बना है। लेकिन जो पार्ट बाहर था उसमें मंड बना है, क्योंकि बोतल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है और बोतल के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जिस तरफ कार्बन डाइऑक्साइड था वहां तो मंड बना है, और जो हिस्सा अंदर था उसमें मंड नहीं बना है। तो इस परीक्षण से हमें यह पता लगता है कि मंड बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन, हर साल एग्जाम में आता है, हर साल आता है और बार बार आता है। ठीक है, तो देखो, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये एग्जाम में जरूर 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 आएगा। ठीक है, पाचन तंत्र का तो देखो बनाइए। ये हमारा जीभ है, ये हमारी लार ग्रंथि है, ये हमारा मुंह है, ये हमारा ग्रसनी है, ये हमारा क्या है, निगल द्वार है, ये हमारा क्या है, आमाशय है, ये हमारा छोटी आंत है, ये हमारी बड़ी आंत है, ये हमारा गूदा द्वार है। ठीक है, ये हमारा मलाशय है, ये हमारा अग्नाशय है, ये हमारा पित्ताशय है। ठीक है, ये बना दोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बन जाएगा। और यकीन मानिए हर साल एग्जाम में आता है, 23 में भी आया, देखो 16, 18, 19, 22, 23, 24 में भी आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है बच्चों, अच्छे से तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है, यकृत के प्रमुख कार्य लिखिए। ठीक है, यकृत के जो प्रमुख कार्य है उनको आपको लिखना है। सिंपल देखिए, सबसे पहला जो कार्य है बच्चों वो है पचे हुए भोजन का पाचन करना। ठीक है, यकृत पित्त रस का निर्माण करता है। हमारा जो यकृत होता है वो क्या करता है, पित्त रस का निर्माण करता है, जो वसा के पाइसीकरण में मदद करता है। जो फैट होता है ना उनके पाइसीकरण में मदद करता है। इससे वसा को छोटी आंत की दीवारों द्वारा अवशोषित किया जाना आसान हो जाता है। तो हमारी छोटी आंत है ना उनकी दीवारों द्वारा उनका अवशोषण करना आसान हो जाता है। तो पहला काम तो ये होता है। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट का संचयन में। यकृत आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है। देखो, जो हम खाना खाते हैं ना संपूर्ण आहार होना चाहिए, ये नहीं कि हम सिर्फ चावल चावल खाए जा रहे हैं। तो सिर्फ चावल खाना हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, कि चावल में क्या होता है, कार्ब्स, और जितने कार्ब्स होते हैं वो शरीर के में जाके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ज़्यादा ग्लूकोज बनाएगा। ठीक है, और वो फिर बाद में जो कार्ब्स होता है वो ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है और भी बाकी हानिकारक चीज़ों में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है, इंसुलिन बढ़ा देता है, तो ये हानिकारक चीज़ें हैं। ठीक है, तो जो हमारा भोजन होना चाहिए वो संपूर्ण भोजन होना चाहिए, उसमें कार्ब्स भी हो, उसमें प्रोटीन्स भी हो, उनमें सारे मिनरल्स भी हों। ठीक है, ऐसा भोजन हमें करना चाहिए। तो मेन मुद्दे पे आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट के संचयन में यकृत आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है। ठीक है, और ग्लाइकोजन के बाद में ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो खाना खाते हैं और जो हम काम करते हैं, काम करने के लिए ऊर्जा कहाँ से आती है, इस यहाँ से आती है। नेक्स्ट, प्रोटीन का उपापचय में देखो, यकृत प्रोटीन के पाचन के उत्पादों को अवशोषित करता है। ठीक है, यकृत क्या करता है, प्रोटीन के पाचन के जो भी उत्पाद होते हैं उनको क्या करता है, अवशोषित करता है और उन्हें शरीर के लिए उपयोगी पदार्थों में परिवर्तित करता है। ठीक है, ये इसका मेन काम है। उसके बाद विषाक्त पदार्थों के निष्कासन में शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिक चीजें हैं उसको निष्कर्षित करने के लिए, बाहर निकालने के लिए भी काम करता है यकृत। यकृत रक्त से विषाक्त पदार्थों को निकालता है, खून से जो भी विषाक्त पदार्थ है उनको बाहर निकालता है। उदाहरण के लिए यकृत अल्कोहल और अन्य दवाओं को मेटाबोलाइज करता है। ठीक है, रुधिर के निर्माण में भी सहायता करता है यकृत। यकृत लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। तो इतना लिख लोगे
तो पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। और मैंने सिंपल एक लाइन 2 लाइन में लिखा है टॉपिक वाइज, और इस तरीके से प्रेजेंट करोगे ना अपने आंसर्स को, फुल नंबर फुल। ठीक, नेक्स्ट, पाचक रस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देख रहे हो हर साल एग्जाम में आ रहा है, पाचक रस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखो, पाचन क्रिया में पाचक रस का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पाचक के जो प्रकार होते हैं, वो पहला प्रकार है लार। हर किसी के कुछ भी खाना देखते हो स्वादिष्ट, मुंह में पानी आ जाता है, वो क्या चीज, लार है। तो भोजन को निगलने में सहायता करता है जो हम खाना निगलते हैं। ठीक है, हमारी जो ये नली है बहुत ही पतली है, अगर हमारे खाने में लार ना जाए तो निगल नहीं पाएंगे और यहाँ अटक जाएगा और सांस नहीं ले पाएंगे, काम तमाम। मेरे एक दादाजी का जो निधन हुआ है ना, वो इसी कारणवश हुआ है। पार्टी में गए थे खाना खाने, उन्होंने चिकन लिया टेस्ट करने के लिए और उन्होंने निगला और यहीं फंस गया, ऊपर से उतार गया। तो मैं आपसे बोलूंगा भाई कि जब भी खाना खाओ आराम से खाओ, कोई जल्दबाजी नहीं, खाना को अच्छे से चबा के खाओ ताकि वो निकलने में आसानी हो। ठीक है, मंड को शर्करा में बदलता है कौन, लार। 2 छोटे छोटे कार्य रखें। फिर हमारा जठर रस आता है। जठर रस क्या करता है, HCl भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। हमारे पेट में ना क्या है, एसिड है, कौन सा एसिड, HCl। वो क्या करता है, भोजन पाचन में इसको सहायता करता प्रदान करता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। ठीक है, पेप्सिन प्रोटीन को किसमें बदल देता है, पेप्टोन्स में बदल देता है, ये इसका कार्य है। नेक्स्ट आपका रस है अग्नाशयिक रस। ये क्या करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। ठीक, उसके बाद लाइपेज वसा को वशीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है, और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज और अन्य शर्करा में बदल देता है। ये किसके कार्य हैं, ये है अग्नाशय रस के कार्य। फिर बात करें आंत्र रस के क्या कार्य होते हैं, ये सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टेज शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। उसके बाद इरेप्सिन शेष प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है, इरेप्सिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार जानदार कि वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में क्या अंतर है। हर साल एग्जाम में आता है कि वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में क्या अंतर है। ये चैप्टर काफी बड़ा है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, आएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तरफ लिखेंगे वायवीय शोषण, एक तरफ लिखेंगे अवायवीय शोषण। तो वायवीय शोषण में ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए और ये इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है। ठीक, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है वायवीय शोषण में, और इसमें पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता तो इसमें क्या बनता है, अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये दूसरा अंतर है। नेक्स्ट, सभी जीवों में सामान्य रूप से पाया जाता है वायवीय शोषण, जितने भी जीव है ना सब में पाया जाता है। केवल कुछ पौधों, कुछ जंतुओं में, मांसपेशियों में होता है क्या, अवायवीय शोषण। उसके बाद ग्लाइकोसिस को छोड़कर सभी क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं वायवीय शोषण में, और इसमें सभी प्रकार की क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। ऊर्जा काफी मात्रा में निकलती है, लगभग 673 किलो कैलोरी, और इसमें बहुत कम निकलती है, जैसे कि 21 से 24 किलो कैलोरी ही निकलती है बस। अगर बात करें जो ऊर्जा निकलती है, निर्मुक्त ऊर्जा के अनुबंधन के फलस्वरूप एक अणु ग्लूकोज से 38 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं, और इसमें 2 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। तो ये मैंने आपको अंतर लिखा है, आपको कम से कम 5 अंतर मैंने लिखा है, 5 नहीं 6 अंतर लिखा है, तो कम से कम 4 अंतर आपको याद होने चाहिए। कम से कम 4 अंतर तो बोर्ड एग्जाम में लिखना ही है, नहीं तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, श्वसन और दहन में क्या अंतर है। श्वसन और दहन का मतलब होता है जलाना। ठीक है, देखो श्वसन क्या है बच्चों, श्वसन एक जैविक क्रिया है, हम सांस ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, एक श्वसन है। ठीक है, और दहन क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, जलाना, किसी चीज को जलाना एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो इस क्रिया में ऊर्जा विभिन्न चरणों में निकलती है, और इस क्रिया में ऊर्जा एक साथ निकलती है, एक साथ निकलती है। तुम कोई कागज जला दो, एक साथ जल खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, शरीर का तापमान सामान्य बना रहता है। तुम सांस ले रहे हो, है ना, सांस कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है क्या, घट रहा है क्या, नहीं है ना, मेंटेन है, सामान्य बना रहता है। लेकिन इसमें तापमान अत्यधिक वृद्धि हो जाती है,
दहन जलाना, तापमान में इसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। फिर ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है और इसमें ऊर्जा ऊष्मा और प्रकाश के रूप में संचित होती है, निकलती है। संपूर्ण क्रिया विभिन्न विकिरणों द्वारा सामान्य ताप पर संपन्न होता है और इसमें संपूर्ण क्रिया उच्च ताप पर संपन्न होता है, क्योंकि जला रहे हो तो उच्च ताप पर संपन्न होता है। ये अंतर है। मैंने आपको 5 अंतर लिखा है, 4 आपको ये लिखने ही है बोर्ड एग्जाम में। कहने सजीव और निर्जीव में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक तरफ सजीव, एक तरफ निर्जीव लिख दो। 2020 से पूछा गया प्रश्न है, हो सकता है कि इस साल भी आ जाए। सिंपल सा क्वेश्चन है। सजीव का शारीरिक आकार बदलता रहता है, ठीक है। जैसे मैं कुछ महीने पहले मोटा था, अभी देखो पतला हो गया हूँ, क्योंकि थोड़ा बीमार हूँ तो पतला हो गया हूँ। और जो सजीव नहीं है, जैसे प्लास्टिक की कुर्सी तुम रख के खरीद के रख दो, वो हमेशा वैसे ही रहेगी। और निर्जीव में आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सजीवों में प्रजनन क्षमता होती है, हम बेबी पैदा कर सकते हैं, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, आप लोगों के ब्लेसिंग से बहुत जल्द हमारे घर में भी एक नन्हा मेहमान आने वाला है, ठीक है। बहुत कुछ महीनों में भी आ जाएगा। निर्जीव प्रजनन क्षमता नहीं होती है, निर्जीव में प्रजनन क्षमता नहीं होती। निर्जीव लोग 2 कुर्सी को एक साथ रख दोगे, एक तीसरी कुर्सी नहीं आ सकती, है ना। जबकि मेल में एक फीमेल, जबकि सजीव में, ठीक है, एक मेल और फीमेल को रखो, वो क्या करेंगे, निषेचन करेंगे और उसके बाद एक उनका बेबी आ जाता है, ठीक है। सजीवों को भोजन तथा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और निर्जीवों को भोजन और ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। सजीव कोशिका से बने होते हैं, निर्जीव कोशिका से नहीं बने होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है 2 नंबर में, ठीक है, लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं हीमोग्लोबिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हीमोग्लोबिन के बारे में आपको अच्छे से बताना है। तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित रंगयुक्त लाल रंग कौन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन के अणु होते हैं। इसके अणु होते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन के अणु होते हैं, उसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन श्वसन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राणियों में श्वसन क्रिया में ग्रहण की गई ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन क्रिया से ही क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। देखो हमारे खून में क्या रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है, और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। और पूरे शरीर में खून प्रवाहित होता है, खून के माध्यम से ही पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का प्रवाह होता है, ठीक है। कोशिकाओं में ऑक्सी हीमोग्लोबिन विघटित होकर अक्षीय श्वसन के लिए O2 मुक्त कर देता है और इस प्रकार हीमोग्लोबिन प्राणियों के शरीर में ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करती है, ठीक है। जो चीज मैंने बोली वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये है हमारा हीमोग्लोबिन, जो कि श्वसन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की कमी होगी ना, तो वो देखोगे वो हमेशा थका हुआ महसूस होगा, थका लगेगा, जैसे वो बहुत काम करके आया होगा, उसे बहुत थकावट फील होगी, क्योंकि उसके बॉडी में ऑक्सीजन का जो प्रवाह है वो पूरी तरीके से नहीं हो रहा है, ठीक है। इस वजह से रुधिर और लसिका में क्या अंतर है, एक तरफ हमने रुधिर लिखा, एक तरफ हमने लसिका लिखा। ये हर साल एग्जाम में आ जाता है, हर साल एग्जाम में आ जाता है। तो रुधिर क्या होता है, रुधिर रंगहीन नहीं होता, रुधिर का एक कलर होता है। रुधिर कैसा होता है, लाल रंग का होता है। और लसिका रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता। बोले तो सफेद बोल सकते हो, लेकिन सफेद भी कलर में आ जाता है, कोई रंग नहीं होता, जैसे पानी। रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं की संख्या अधिक मात्रा में होती है और लसिका में क्या होता है, लसिका में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या की मात्रा बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। रुधिर में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या अधिक मात्रा में नहीं होती है, कम मात्रा में होती है। आपको अगर रुधिर में नहीं होता है कि श्वेत रुधिर कणिका होता है, लेकिन बहुत कम होता है। लसिका में श्वेत रुधिर कणिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं, ठीक है, श्वेत रुधिर कणिकाएं इसमें पाई जाती हैं। रुधिर में फाइब्रोनिजोन की मात्रा अधिक पाई जाती है। क्या पाया जाता है रुधिर में, फाइब्रोजोन, नाम ही अजीब है यार, फाइब्रिनोजोन पाए जाते हैं, जिससे यह बहुत ही आसानी के साथ थक्का बन जाता है, खून का थक्का बन जाता है, ठीक है। जब खून का थक्का बनता है तो लोगों को हार्ट अटैक आ जाते हैं, क्योंकि खून का प्रवाह रुक जाता है, ठीक है, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और लसिका में फाइब्रोनोजोन की मात्रा कम उपस्थित होती है, फिर भी थक्का जमने की शक्ति इनमें भी विद्यमान होती है, लसिका में भी होती है। रुधिर में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है,
खून में प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। लसिका में प्रोटीन की मात्रा कम होती है लेकिन बहुत कम होती है। तो ये अंतर मैंने आपको लिखा दिया, आसान है, एग्जाम में हर साल आता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। कह रहा देखो मैंने लगातार जितने भी अंतर एक साथ लिखवा दिए क्योंकि अंतर आएंगे ही आएंगे। कह रहा धमनी और शीरा में अंतर बताइए। एक तरफ मैंने लिखा धमनी, एक तरफ मैंने लिखा शीरा। तो धमनियों के द्वारा रक्त हृदय से शारीरिक अंगों तक जाता है। जो खून होता है ना, हृदय से शरीर के सभी अंगों में जाता है। इससे धमनी से। शीरा से क्या होता है, शीराओं के द्वारा खून हृदय तक आता है। तो मतलब धमनी में शुद्ध खून होता है और शीरा में अशुद्ध खून। शीरा क्या करता है, सारे अशुद्ध खून को जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो हृदय में लाता है। हृदय उसको फिल्टर करता है, पंप करता है और धमनी के माध्यम से फिर पूरे बॉडी में भेज देता है। ठीक, धमनियों में साफ खून पाया जाता है, यानी कि जिसमें O2 होता है, ऑक्सीजन होता है। और शीरा में अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है, यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक, धमनियों की भित्तियां मोटी होती हैं। धमनियां क्या होती हैं, मोटी होती हैं। और शीराओं की भित्तियां क्या होती हैं, पतली होती हैं। ठीक है, धमनी गुहा पतली होती है जहां से खून प्रवाहित होता है और शीरा गुहा क्या होती है, चौड़ी होती है। तो ये प्रमुख अंतर है धमनी और शीरा में। ठीक है बच्चों, आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण किस प्रकार होता है, स्पष्ट कीजिए। देखो यहाँ पर ना कुछ कंटेंट मैंने लिया है और किसी क्वेश्चन बैंक से, तो उनका क्रेडिट उन्हीं को जाता है। अगर कोई पब्लिशर इस वीडियो को देख रहा है भाई, ऐसे ही स्टैग मत मार देना। अगर आपको क्रेडिट चाहिए तो पूरा क्रेडिट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत हो तो मुझसे जरूर कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि आपके थोड़े बहुत एक्शन के चलते बच्चों का बुरा हो सकता है। ठीक है, तो सभी से निवेदन है कि अगर कोई भी दिक्कत हो मुझसे पहले करें। अगर आपको कंटेंट हटाना तो हटा देंगे, लेकिन बच्चों का भला होना चाहिए। आप भी भले का काम करें और मैं भी भले का कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, आपको पूरा क्रेडिट चाहिए तो वो दे रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में। और भी किसी चीज़ की चीज़ जरूरत हो तो मुझे ज़रूर बताएं, है ना। बच्चों का भला होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये कुछ चित्र मैंने लिया है किसी क्वेश्चन बैंक से, तो उनका क्रेडिट रिस्पेक्टिव ऑनर्स को जाता है। इस पर मेरा कोई योगदान नहीं है इन चित्रों में। ठीक है, अरे मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण किस प्रकार होता है, स्पष्ट कीजिए। लगातार पूछा जा रहा क्वेश्चन, 15 में, 16 में, 19 में, 22 में, 23 में। तो मूल रोम जो होते हैं जल का अवशोषण कैसे करते हैं, देखो बच्चों। मूल रोम मृदा में उपस्थित, जो मिट्टी में उपस्थित जल को ना परासरण दाब के कारण अवशोषित करता है। तो परासरण दाब रखती है, उसी दाब के कारण उसको क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। मूल रोम कोशिकाओं का परासरण दाब मृदा जल के परासरण दाब से अधिक होता है। ठीक है, इसीलिए मूल रोम को कोशिकाओं में जल प्रवेश कर जाता है और मूल रोम कोशिकाओं से जल कॉर्टेक्स कोशिकाओं में चला जाता है। ठीक है, और ये आपको क्या बना देना है, ये वाला चित्र बना देना है। ये हमारी कॉर्टेक्स कोशिका है। अगला प्रश्न है, वृक्काणु की रचना तथा क्रियाविधि वर्णन कीजिए। ठीक है, वृक्काणु जो वृक्क का चित्र है वो आपको प्रॉपर बनाना है यहाँ पर और उसके कार्यविधि का वर्णन करना है। ठीक है, आई थिंक मेरे से ना जो चित्र है वो मिस हो गया है। आप चित्र बनाओगे पूरा ऐसे वुमन संपुट वगैरह सब दिखा के और उनके कार्य को बताना है। ठीक है, चित्र यहाँ मिसिंग है, हम इसको तैयार कर लेना, ये हर साल एग्जाम में आ जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, पौधों में वात रंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। जो पौधे होते हैं उनमें ना वात रंध्र होते हैं, उनकी क्या उपयोगिता है वो बतानी है आपको। तो वातोत्सर्जन में सहायक होते हैं। सबसे पहला काम तो यह है कि जो वात रंध्र होता है, ठीक है, उनकी मदद से वातोत्सर्जन क्रिया में सहायता होती है। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन क्रिया में सहायक होता है। उसके साथ साथ काष्ठी तनों में बाहर की ओर अप्रगामी छाल उपस्थित होते हैं। इसमें भी कॉर्क कोशिकाएं अनेक स्थानों पर विरल रूप से व्यवस्थित होती हैं, जिससे नीचे की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन की पहुंच आसानी से चली जाती है। ठीक है, तो जो कोशिका से माध्यम से जो ऑक्सीजन का प्रवाह है वो नीचे तक चला जाता है। उसके बाद हरे पौधे के तने में रंध्र पाए जाते हैं, अतः गैसीय विनिमय के लिए आसानी से संपन्न हो जाता है। गैसीय विनिमय में सहायता होती है। तो ये 3 काम आप जरूर लिख देना, इजी इजी। ठीक है जी, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे वातोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। पिछले कुछ साल में नहीं आया है
हो सकता है कि सेल एग्जाम में आ जाए। तो देखो, बाष्पोत्सर्जन क्रिया को प्रभावित कौन करेगा? आर्द्रता बढ़ने पर, जब बरसात होती है, जब बहुत बादल छाए रहते हैं, तो बाष्पोत्सर्जन क्रिया धीमी पड़ जाती है। तो बाष्पोत्सर्जन क्या होता है? कम होता है। वायुमंडलीय ताप बढ़ने पर, तेज हवा चलने पर, आंधी आने पर बाष्पोत्सर्जन क्रिया बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा धूप है, बहुत ज्यादा आंधी चल रही है, तूफान हो रहा है, तो बाष्पोत्सर्जन क्रिया बहुत तेज होगी। प्रकाश या दिन में बाष्पोत्सर्जन क्रिया बहुत अधिक होती है, रात में नहीं होती है। ठीक है। पत्तियों पर स्टोमेटा की संख्या जितनी ज्यादा होगी, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया उतनी अधिक होगी, कम होने पर कम होगी। अगला प्रश्न है, हर साल एग्जाम में आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बड़े नंबर में। पोषण क्या है? पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पोषण के मुख्य प्रकारों का उल्लेख कीजिए। देखो, लगातार पूछा जाता है, हर साल एग्जाम में आता है, हर साल एग्जाम में आता है। तो पोषण एक जीव के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का सेवन, अवशोषण और उपयोग है। ठीक है। हम खाते हैं, उपयोग करते हैं, और हमारा शरीर उसको, देखो, अगर सही भोजन नहीं लेंगे हम, तो हमारा शरीर सही विकसित नहीं होगा, विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है। पोषण के माध्यम से शरीर ऊर्जा प्राप्त करता है, ऊतकों का निर्माण करता है, और अपने शरीर की मरम्मत भी करता है, और बीमारियों से भी लड़ता है। अगर सही पोषण नहीं होगा तो इन सब चीजों का समस्या रुक जाएंगी, और हम बीमार पड़ जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। पोषण की आवश्यकता शरीर के सभी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए होती है। अगर सही पोषण होगा तो हमारा शरीर अच्छे रूप से कार्य करेगा। पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊतकों का निर्माण करते हैं, शरीर की मरम्मत करते हैं, रोगों से लड़ते हैं, और विकास के दर को बढ़ाते हैं। तो ये इतने फायदे हैं इसके। नेक्स्ट, पोषण की विधियां कौन सी है? एक तो है स्वपोषण, और एक होता है परपोषण। स्वपोषण में क्या होता है? जो जीवधारी अपना खाना स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी हैं, और जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं वो है परपोषी। और तुम बोलोगे सर हम तो स्वपोषी, हम किचन में जाते खाना बनाते हैं, खुद बनाते हैं, हमें थोड़ी ना कोई बना के देता है। तो भैया तुम भी परपोषी हो, क्योंकि तुम्हें खाने के लिए इस पर निर्भर करना पड़ता है, पेड़ पौधों पर निर्भर करना पड़ता है, जीव जंतुओं पर निर्भर करना पड़ता है। ठीक है। तो वो तुम परपोषी हो। स्वपोषी कौन है? पेड़ पौधे, जो खुद का खाना खुद ही से बना रहे हैं, किसी पर निर्भर नहीं है। ठीक है। वे सभी जीव जो अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से, किसकी? अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं तथा ऊर्जा का संचय करते हैं। ठीक है। उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। और ऐसा केवल सिर्फ कहाँ होता है? हरे पौधों में, जिनमें पर्णहरिम होता है। हरे पौधों में क्या होता है? पर्णहरिम। परपोषी क्या होता है? वे सभी जीव जो अपने भोजन का निर्माण नहीं कर सकते, अपितु अन्य स्रोतों से तैयार भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें हम परपोषी या विषमपोषी पोषण कहते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य। अगला प्रश्न है, दो इंपॉर्टेंट वो मैंने लिख दिए, बाकी और भी कई प्रकार के होते हैं। प्राणी समभोजी पोषण, तो ये क्या होता है? ठोस भोजन ग्रहण करने वाले जीव को हम कहते हैं। ठीक है। प्राणी समभोजी पोषण। ठीक है। और इस पे सभी प्रकार के जंतु आ जाते हैं। अगला आता है मृतभोजी पोषण। इसमें क्या होता है? ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत जंतुओं या पौधों या उनके उत्सर्जी पदार्थों आदि से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम मृतभोजी कहते हैं। जैसे जीवाणु या कवक, ये इसके उदाहरण होंगे। अगला है परजीवी पोषण। ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव के शरीर के बाहर अथवा भीतर रहकर प्रत्यक्ष रूप से उसके जीवित अवस्था में ही प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। ठीक है। हमारे हाथ में जो कृमि रहता है, आमतौर पे आपने देखा होगा बच्चों में कृमि है ना, सफेद सफेद लंबे होती है, वो हमारे शरीर के अंदर ही रहता है, हमारे खाने से वो अपना खाना लेता है। तो ये क्या है? परजीवी होता है, जो दूसरे जीव पर निर्भर करता है, दूसरे जीव पर निर्भर करता है, दूसरे जीव के पर रहता है और उससे ही अपना खाना लेता है। जोंक। ठीक है। ये सब क्या है? हमारे परजीवी के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे? कह रहे प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और ये लास्ट ईयर भी पूछा गया था और इस साल भी एग्जाम में आ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए,
क्या होता है पादप के हरे भागों में, क्या होता है बच्चों, पर्णहरित, जिसे हम क्लोरोफिल भी कहते हैं, सहायक पर्णकों द्वारा अवशोषित प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके, जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल और जो प्रकाश ऊर्जा है उसके द्वारा उसको अवशोषित करके जल के प्रकाशीय अपघटन में होता है, जिससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया में मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन पादप में पाए जाने वाले प्रकाश ग्राहियों के माध्यम से एटीपी और Na2PH का द्वारा ऊर्जा को संग्रहित करते हैं और अपने खाने का निर्माण करते हैं। ठीक है, उच्च ऊर्जा अणुओं का उपयोग मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के लिए किया जाता है। ठीक है, जो उच्च ऊर्जा युक्त अणु होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है, ग्लूकोज रूपी कार्बोहाइड्रेट उत्पन्न होता है। इसीलिए हरे पादपों में संपन्न होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीकरण अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो रहा होता है, इसीलिए इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसमें दो प्रकार की अभिक्रिया, एक तो प्रकाशीय अभिक्रिया और एक अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक क्या होता है, इनमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, इन्हें प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंतर्गत प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में स्वांगीकरण ऊर्जा का निर्माण होता है, और यह अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना में होती है। ये कहाँ होती है, प्रकाशीय हरित लवक के ग्रेना में। अप्रकाशिक में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के इस दूसरे चरण में अंतर्गत प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है दूसरे चरण में, तथा प्रथम चरण में विभिन्न स्वांगीकरण ऊर्जा को कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के लिए उपयोग में लिया जाता है, जिसके फलस्वरूप शर्करा रूपी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें इसीलिए इसको अप्रकाशिक कहते हैं, क्योंकि इस चरण में ना हमें प्रकाश की जरूरत ही नहीं होती है, इस वजह से। ये आप देख सकते हैं, ये सूर्य है, प्रकाशिक क्रिया होगी, H2 जा रहा है, O2 निकल रहा है, ATP और Na2PH बन रहा है, इसमें क्या हो रही है, अप्रकाशिक क्रिया हो रही है। अप्रकाशिक क्रिया में यहाँ से शर्करा बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड ये ले रहा है। ठीक है, इस तरीके से बनाना है, ये चित्र भी जरूर बना देना। आगे आते हैं, पाचन क्रिया से आप क्या समझते हैं। ठीक है, पाचन क्रिया से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है, पिछले साल भी पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, पाचन क्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन को छोटे सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। हम खाना खाते हैं, रोटी चबा जाते हैं, बोटी चबा जाते हैं, चिकन मटन पता नहीं क्या क्या खा लेते हैं रॉ, और पेट में जब जाता है उसका पाचन होता है, और सुबह पोटी के थ्रू कुछ और ही निकल जाता है, वेस्टेज। ठीक है, तो जो चीज़ हमने खाई और जो चीज़ सुबह निकली, इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है हमारे बॉडी में, ये सब पाचन के अंतर्गत आते हैं। क्या होता है, ताकि शरीर उन्हें अवशोषित कर सके, और पाचन क्रिया में यांत्रिक और रासायनिक दोनों प्रकार की प्रक्रिया शामिल होती हैं। देखो, जो खाना हम खाते हैं, शरीर उसको अलग अलग रूप में उसका पाचन करता है, ताकि हमारा शरीर उस चीज़ को ऑब्जॉर्व कर पाए, उस चीज़ में जो भी चीज़ें उसको हमारा शरीर आसानी के साथ अवशोषित कर पाए। तो सबसे पहला आता है आपका यांत्रिक पाचन। यांत्रिक पाचन में भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना शामिल होता है। यह क्रिया दांतों, जीभ और पेट के संकोचन द्वारा की जाती है। चबाते हैं, निकलते हैं, और वो पेट में जाके एकत्र हो जाता है। तो ये पहला काम होता है। उसके बाद आता है रासायनिक पाचन। रासायनिक पाचन में भोजन के अणुओं को एंजाइमों द्वारा छोटे छोटे सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। इसके द्वारा, एंजाइमों द्वारा। एंजाइम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा को तोड़ने में मदद करता है। ठीक है, और फिर वहां से हमारा शरीर उस चीज को ऑब्जॉर्व करता है। पाचन क्रिया के अंग क्या है, सबसे पहला अंग है मुख, फिर है ग्रास नली, फिर पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत। ठीक है, इनके क्या कार्य हैं। मुंह क्या करता है, मुंह में दांत होते हैं, जीभ होते हैं, लाल ग्रंथियां होती हैं। ठीक, ग्रास नली में ग्रसनी भोजन को मुख से पेट तक ले जाती है, यहां से ग्रसनी होती है, मुंह से हमारे पेट में यहाँ आता है। ठीक, फिर पेट में भोजन को पाचक रसों के साथ मिलाता है। पेट में ना पाचक रस होते हैं, और आपको कभी भी खाना जब डकार आ जाए उसके बाद नहीं खाना चाहिए,
हमेशा खाने का अगर पेट में 4 पोर्शन है तो 3 पोर्शन छोड़ना चाहिए, और 1 पोर्शन जब पेट तुम्हारा इंडिकेट कर देगा, जब तुम्हें एक डकार आएगी ना, तो पेट बोल रहा है कि ओ भाई और मत खा, लेकिन हम फिर भी ठूस रहे होते हैं, तो फिर उस टाइम में नहीं ठूसना चाहिए। और जब ठूसोगे तो तुम्हारे पेट पूरा फुल हो जाएगा, खाना फिर पचेगा नहीं, फिर सड़ेगा, और उसके बाद तुम्हारे पेट में दर्द होगा, तुम्हें मोटापा आएगा, है ना, ये सब फैटी लीवर दुनियादारी सब शुरू हो जाती है। ठीक। छोटी आंत क्या होता है? छोटी आंत भोजन को पूरी तरह से पचाती है, बड़ी आंत पानी और खनिज पदार्थों को अवशोषित करती है। ये इसके मेन कार्य है, सिंपल तरीके से लिख दिया। पाचन क्रिया का क्या महत्व है? देखो, पाचन क्रिया महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शरीर को भोजन से आवश्यक पोषक तत्वों को, भोजन में जो भी पोषक तत्व है ना, अगर पाचन क्रिया नहीं होगी तो वो शरीर को नहीं मिलेगा ना, भोजन में उपस्थित जो पोषक तत्व नहीं मिलेगा, इसीलिए पाचन क्रिया बहुत आवश्यक है। पाचन क्रिया महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शरीर को भोजन से आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्त करने में मदद करती है। पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊतकों का निर्माण करती है, शरीर की मरम्मत के कार्य करती है और बीमारियों से लड़ती है। ठीक है, ये सारा काम होगा अच्छे से जब पाचन क्रिया सही से चलेगी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना एवं क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। और भाई ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है, ये चित्र आप जरूर बना लीजिएगा। ये हमारी है बच्चों महाधमनी, देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या है बच्चों, ये फुफ्फुस धमनियां है, और ये वाला क्या है, शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा है, और ये हमारी क्या है, फुफ्फुस शिरा है। ये वाला क्या है, बाया आलिंद है, ये वाला क्या है बच्चों, दाया आलिंद है। ये मेन पार्ट आपको लिखना है, ये दाया निलय है, ये हमारा बाया निलय है। ये मेन पार्ट जब लिख दोगे ना तो काम चल जाता है। ठीक है, ये वाला क्या, शरीर के निचले भाग से महाशिरा है। ठीक, और ये आपका पूरा चित्र बन जाएगा। ठीक है, तो मुख्य भाग देखो मैंने यहाँ लिखा है, दाया आलिंद, दाया निलय, बाया आलिंद, बाया निलय। ये 4 पार्ट तो आपको अच्छे से दिखाना ही दिखाना है चित्र में, और इनके कार्यों को आपको क्या करना है, वर्णन करना है कि भाई इनके क्या कार्य हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आलिंद। ये जो आलिंद आप देख रहे हैं ना, ये वाला आलिंद, ये वाला आलिंद, इसके क्या कार्य हैं? ठीक, इसके क्या कार्य हैं वो आप देख लीजिए। वीडियो में पूरा नहीं दिख रहा क्या? एक सेकंड, अभी दिखेगा, अब दिख रहा होगा ना आपको। देखिए, ये हमारा क्या, दाया आलिंद, ये हमारा बाया आलिंद। आलिंद क्या करते हैं? आलिंद हृदय के ऊपरी 2 कक्षों के होते हैं। ठीक है, इनकी दीवारें पतली होती हैं, इनकी जो दीवारें होती हैं बच्चों, ये क्या होती हैं, बहुत पतली होती हैं, और इनमें रक्त का संचरण होता है। इनमें क्या होता है, खून आती है। निलय, फिर बात करेंगे निलय। ये देखिए, ये हमारा निलय है, ये निलय दाया निलय, और ये हमारा बाया निलय। निलय हृदय के निचले 2 कक्ष होते हैं, ये ऊपरी कक्ष होते हैं, निचले कक्ष होते हैं। इनकी दीवारें आलिंदों की दीवारों की तुलना में मोटी होती हैं, ये मोटी होती है। निलय रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में भेजते हैं। निलय से क्या होता है, पंप होता है, खून पूरे शरीर के विभिन्न हिस्सों में जाता है। नेक्स्ट आती है हृदय की वॉल्व। ठीक है, हृदय की वॉल्व जो होता है 4 हिस्सों में बटे होते हैं। हृदय के चारों कक्षों के बीच वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं, ये वॉल्व होते हैं। फिर ये क्या करते हैं, ये वॉल्व रक्त के प्रवाह को एक दिशा में सुनिश्चित करता है, कि रक्त का प्रवाह किस दिशा में होगा वो सुनिश्चित करता है। क्रियाविधि, हृदय का कार्य क्या है, रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करना, ये मेन कार्य हृदय। दोहरा परिसंचरण तंत्र बनाए रखना। क्या होता है दोहरा परिसंचरण, कि अशुद्ध रक्त हमारे हृदय में आएगा, उसको पंप करेगा, शुद्ध बनाएगा, और शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में भेज देना, ये इसे हम बोलते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण। ठीक है, क्या होता है, फेफड़ों और शरीर के बाहर बाकी हिस्सों के बीच में होता है ये। ठीक है, और ये होता है रक्त का दोहरा परिसंचरण। ठीक, हृदय के कक्ष की अगर बात करें, आलिंद के 2 कक्ष होते हैं, निलय के भी 2 कक्ष होते हैं। ठीक है, ये दाया आलिंद, बाया आलिंद, दाया निलय, बाया निलय। ठीक है, हृदय की क्रियाविधि के जो चरण, किन किन चरणों में हृदय काम करता है वो देखिए बच्चों। आलिंद संकुचन, जो हमारा आलिंद वो संकुचन करता है। दोनों आलिंद एक साथ संकुचित होकर रक्त को निलयों में धकेलते हैं। ये जो खून है ना, वो कहाँ आ जाता है, निलय में आ जाता है। फिर निलय क्या करता है, संकुचन करता है। दाया निलय फेफड़ों में अशुद्ध रक्त भेजता है। ये जो हमारा दाया निलय है, ये अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में भेजता है। फिर क्या करता है, और बाया
नीला शरीर के बाकी हिस्सों में शुद्ध रक्त को भेजता है। बायां वाला क्या करता है, शुद्ध का काम करता है। फिर आलिंद शिथिलता, दोनों आलिंद रक्त भरने के लिए फिर से खुलते हैं, एक बार बंद होते एक बार खुलता है, खुलते। निलय शिथिलन, दोनों निलय एक रक्त भरने के लिए फिर से खुलते हैं, ये काम चलता रहता है। ये चित्र बना के ये चीज आप लिख दोगे। फिर देखो दोहरा परिसंचरण क्या है, रक्त पहले फेफड़ों में जाता है जहां ऑक्सीजन प्राप्त करता है, फिर शुद्ध रक्त शरीर के बाकी हिस्सों में पहुंचाता है और अशुद्ध रक्त फिर से हृदय में वापस आता है। तो ये क्या होता है, रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है, जो मैंने अभी आपको बोला था। इस चक्र का क्या महत्व है, शरीर के सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचता है। किससे, हृदय। अगर हमारा हृदय पंप करना बंद कर दे, खेल खत्म। ठीक है, खेल खत्म हो जाएगा भाई उसी टाइम पे। और हृदय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बच्चों आप आजकल देख भी रहे हैं यंग लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे खान पान अच्छी नहीं है, हमारी लाइफस्टाइल बेकार हो गई पहले से। ठीक है, तो अपने बॉडी को एक्टिव रखो और अच्छा हेल्दी खाओ, ये मैं कहता हूँ। ठीक है, उसके साथ साथ शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को भी निकालती है। अगला क्वेश्चन है कि दोहरा संचरण पर संचित टिप्पणी लिखी है या मानव हृदय में रुधिर प्रवाह पर संचित टिप्पणी लिखी है। बात देखिए, दोहरा परिसंचरण जो मैंने अभी आपको बोला कि हृदय क्या करती है, अशुद्ध रक्त को हृदय में लाती है, उसको फिल्टर करती है, उसमें ऑक्सीजन फिर रक्त को पूरे शरीर में भेजती है। ये चलता रहता है और इसी को बोलते हैं रक्त का दोहरा रक्त परिसंचरण। ठीक है, ये चित्र बना दिया, देखो मैंने सिंपल। ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ये हमारा शरीर से महाशिरा देख रहे हो और ये महाधमनी है। ठीक है, अब इस चित्र को देखना ध्यान से। क्या होता है दोहरा संचरण? दोहरा संचरण एक प्रकार का परिसंचरण है जिसमें रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है। रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है, इसीलिए इसको दोहरा रक्त परिसंचरण कहा जाता है। यह स्तनधारियों, पक्षियों, सरीसृपों और कुछ मछलियों में भी पाया जाता है। दोहरे परिसंचरण में क्या होता है, दोहरे परिसंचरण में रक्त पहले फेफड़ों में जाता है, ये जो खून होता है हमारे फेफड़ों में जाता है, जहां यह ऑक्सीजन प्राप्त करता है और फिर ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के बाकी हिस्सों में भेजा जाता है और अशुद्ध रक्त फिर से फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों में वापस आता है और जहां यह ऑक्सीजन प्राप्त करके फिर से शरीर के बाकी हिस्सों में भेजा जाता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है और इसी को कहा जाता है रक्त का दोहरा रक्त परिसंचरण। और ये चित्र आपको बना देना है, पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। इतना लिख दो बहुत है, क्योंकि बाकी चीजें मैं अगर लिखाऊंगा ना आप भूल जाओगे इस टाइम पे। अगला क्वेश्चन है उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है, ये चित्र बनाना है। मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए, मनुष्य के वृक्क की संरचना, कार्य विधि को सचित्र वर्णन कीजिए। ये हर साल एग्जाम में आता है, हर साल आता है। तो ये हमारी किडनी है वृक्क, ये हमारी क्या है मूत्र वाहिनी है, ये हमारा मूत्राशय है और ये हमारा मूत्र मार्ग है। ठीक है, इस चित्र को अच्छे से बनाना है। देखिए उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर के अंदर बनने वाले हानिकारक पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। हमारे शरीर के जितने भी टॉक्सिक पदार्थ हैं वो उत्सर्जन के द्वारा ही शरीर से बाहर निकलते हैं। ये हानिकारक पदार्थ उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। उत्सर्जन के द्वारा शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त किया जाता है और शरीर के आंतरिक वातावरण को संतुलित रखा जाता है। ठीक है, उत्सर्जी अंग कौन है? मनुष्य के मुख्य उत्सर्जी अंग निम्नलिखित हैं, जैसे कि है सबसे पहला वृक्क की संरचना, ये हमारा किडनी है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं ये हमारा किडनी है, इसे कहते हैं वाला ये है वलकुट, ये वाला पार्ट होता है मध्यांश, ये वाला पार्ट होता है संग्रह नलिका, ये वाला पार्ट होता है विलनाई की वाहिका, ये वाला पार्ट होता है हमारा कैलिक्स और ये होता है पेल्विस बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये हमारी मूत्रवाहिनी है, ये वृक्कीय शिरा है हमारा और ये वृक्कीय धमनी है। ये चित्र बनाओगे। ठीक है, देखो वृक्क की एक जोड़ीदार अंग होती है, वृक्क की एक जोड़ी होती है, ये देख पा रहे हैं, जो पेट के पीछे रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। यहां पर अगर मैं बताऊं इस तरफ, ठीक है, होता है। प्रत्येक वृक्क लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। वृक्क की संरचना निम्नलिखित होती है, ये संरचना पूरी बना दोगे। ठीक है,
संरचना में ये चित्र बना दोगे यही बहुत है, इसके बारे में उतना लिखने की जरूरत नहीं है। कार्यविधि ज्यादा जरूरी होती है। कार्यविधि यह है, कार्यविधि क्या है, देखो रक्त वृक्क में प्रवेश करने के बाद गुच्छीय निस्संदन की प्रक्रिया से गुजरता है। जब खून वृक्क में एंटर करता है ना, वो किससे होकर जाता है, गुच्छीय निस्संदन की प्रक्रिया से हो जाता है। इस प्रक्रिया में रक्त के कुछ घटक जैसे कि जल, ग्लूकोज और अमीनो अम्ल आदि रक्त से अम्ल अलग होकर गुच्छीय निस्संदन बनाता है। क्या बनाता है, गुच्छीय निस्संदन बनाता है। उसके बाद क्या होता है, पुनरावशोषण होता है। फिर क्या होता है, गुच्छीय निस्संदन में से कुछ घटक जैसे कि जल, ग्लूकोज और अमीनो अम्ल आदि को फिर से रक्त में वापस सोख लिया जाता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को पुनरावशोषण कहते हैं, क्योंकि एक बार हो चुका है और उसने अलग किया, फिर वो सोख ले रहा है, तो वो पुनरावशोषण हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, श्रावण। गुच्छीय निस्संदन में से कुछ घटक जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल आदि को रक्त से अलग करके मूत्र में निकाल दिया जाता है और इस प्रक्रिया को श्रावण कहते हैं। अंततः क्या होता है, गुच्छीय निस्संदन से प्राप्त घटकों में से कुछ घटक पुनरावशोषित हो जाते हैं और कुछ घटक स्रावित हो जाते हैं। इस प्रकार मूत्र का निर्माण होता है और जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वह मूत्र के द्वारा त्याग देते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न है, वातपोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है, हर साल एग्जाम में आता है। क्या होता है वातपोत्सर्जन? देखो, वातपोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपने शरीर से जल के अणुओं को वाष्प के रूप में छोड़ते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, वातपोत्सर्जन कहते हैं। यह प्रक्रिया पौधे के शरीर के लिए आवश्यक है। वातपोत्सर्जन के द्वारा पौधे अपने शरीर को ठंडा रखते हैं, जल को सोखते हैं और गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक, यह है वातपोत्सर्जन। क्या महत्व है, तापमान नियंत्रण में वातपोत्सर्जन के द्वारा पौधे अपने शरीर को ठंडा रखते हैं। गर्म मौसम में पौधे अधिक वातपोत्सर्जन करते हैं, जिससे उनके शरीर का तापमान कम हो जाता है। जल खींचने में सहायता करते हैं। वातपोत्सर्जन के द्वारा पौधों की जड़ों में एक खिंचाव बल उत्पन्न होता है और यह बल पौधों को जल को ऊपर खींचने में मदद करता है। ठीक, गैसों के आदान प्रदान में वातपोत्सर्जन के द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, ये मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में वातपोत्सर्जन कितने प्रकार से होता है, रंध्रीय वातपोत्सर्जन क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। रंध्रों के द्वारा जो वातपोत्सर्जन होती है उसका वर्णन करना है। तो सबसे पहला प्रकार है रंध्रीय वातपोत्सर्जन और एक होता है त्वचीय वातपोत्सर्जन। ठीक है, 2023 में नहीं आया था, तो इस साल एग्जाम में आ सकता है। तो यह पौधों में होने वाला सबसे प्रमुख प्रकार का वातपोत्सर्जन है, रंध्रीय वातपोत्सर्जन। पौधे जो होते हैं वो उनमें छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। ठीक है, यह वातपोत्सर्जन पौधों की पत्तियों की सतह पर स्थित रंध्रों के माध्यम से होता है। रंध्र छोटे छिद्र होते हैं जो पत्तियों की सतह पर पाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर क्या छोटे छिद्र होते हैं। इन रंध्रों के माध्यम से जल के अणु वाष्प के रूप में बाहर निकल जाते हैं। उसी रंध्र के माध्यम से जल के जो अणु होते हैं बाहर चले जाते हैं। वातपोत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। फिर अगला है त्वचीय। यह वातपोत्सर्जन पौधे की पत्तियों की सतह पर स्थित त्वचीय कोशिकाओं के माध्यम से होती है। त्वचीय कोशिकाएं रंध्रों के अलावा पत्तियों की सतह पर भी उपस्थित होती हैं और इन कोशिकाओं के माध्यम से भी जल के अणु वाष्प के रूप में बाहर निकल सकते हैं। जहां पर पत्ते कम होते हैं वहां पर क्या होता है, त्वचीय होता है, और त्वचीय से भी हमारा क्या हो जाता है, वातपोत्सर्जन हो जाता है। तना हो गया, ऊपर हो गया, वहां से भी। ठीक, अगला है स्टोमेटा के बीच की गुहिकाओं से वातपोत्सर्जन होता है। ठीक है, यह वातपोत्सर्जन रंध्रों के बीच की गुहिकाओं के माध्यम से होता है। रंध्रों के बीच में जो गुहिका होती है ना, उनके माध्यम से होता है। रंध्रों के चारों ओर स्थित कोशिकाएं इन गुहिकाओं को घेरती हैं और इन कोशिकाओं के माध्यम से भी जल के अणु वाष्प के रूप में बाहर निकल जाते हैं। ठीक, अगला है रंध्रीय वातपोत्सर्जन की क्रिया की विधि क्या है, यह बताना है। सबसे पहले क्या होता है, जल का परिवहन होता है। पौधे की जड़ों द्वारा जल और खनिजों का अवशोषण किया जाता है और यह जाइलम के द्वारा
पत्तियों तक पहुंचाता है, इसके साथ जाइलम के द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है। फिर जल का वाष्पीकरण होता है, पत्ती की सतह पर स्थित रंध्रों के माध्यम से जल के अणु वाष्प के रूप में बाहर निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद जल का संवहन, वाष्पीकरण के कारण जल के अणुओं के बीच एक खिंचाव बल उत्पन्न होता है, एक खिंचाव बल उत्पन्न होता है, और यह बल जल के जाइलम के द्वारा नीचे से ऊपर की ओर खींचता है। नीचे से कहां आता है? ऊपर की ओर आता है। और ये देखिए, ये हमारा, देखिए ये रंध्र का मैंने चित्र बनाया, खुला एक बंद है, ये हमारा हरित लवक है, ये हमारा रंध्र का छिद्र है, और ये हमारी द्वार कोशिका है। ठीक है, देखो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन पौधों के जीवन के लिए आवश्यक होता है। पौधों को ठंडा रखने में, जल को खींचने में और गैसों के आदान प्रदान करने के लिए मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। कहाँ से निकलती है? जो ऑक्सीजन गैस निकलती है वो हमारी जल से निकलती है। ठीक है, जल किसका सूत्र होता है? अणु सूत्र क्या होता है? H2O। तो कहाँ से निकलती है ऑक्सीजन? जल से निकलती है। कह रहे प्रकाश जो अभिक्रिया होती है वो कहाँ पे होती है? हर क्वेश्चन जब पूछा गया वो भी मैंने मेंशन कर दिया, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई प्रश्न इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम पूछे जा रहे हैं। तो प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होती है? हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। कहाँ होती है बच्चों? हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है प्रकाश अभिक्रिया। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में क्या बनते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में ATP और NADP2H बनते हैं। क्या बनते हैं क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में? ATP और NADP2H बनता है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल अवशोषित क्या करता है? तो क्लोरोफिल प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल क्या करता है बच्चों? प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करता है। अगला प्रश्न है, हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? तो हरित लवक के जो स्ट्रोमा में ना बच्चों अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? अप्रकाशीय अभिक्रिया। अभी मैं बड़े क्वेश्चन जब कराऊंगा वहां पे मैंने बताया प्रकाशीय और अप्रकाशीय अभिक्रिया में क्या अंतर होती है। नेक्स्ट, कह रहे पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया क्या है? तो वह प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने के, क्योंकि पादप क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नेक्स्ट, कह रहे हैं पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ होती है? तो ये क्रिया होती है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए और सूर्य के प्रकाश भी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन देखो हर साल पूछा जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषमपोषी नहीं है? विषमपोषी नहीं है यानी कि स्वपोषी कौन सा है? तो स्वपोषी आपका है बच्चों मनी प्लांट, ये हमारा स्वपोषी हो जाएगा। बाकी फफूंदी विषमपोषी है, फीताकृमि विषमपोषी है, यीस्ट भी विषमपोषी है। आहार नाल सी किस अंग की संरचना होती है? तो ये ग्रहणी की संरचना होती है जहां पर खाना एकत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट, कह रहे मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? तो ग्रास नली की लंबाई बच्चों 25 से 30 सेंटीमीटर के बीच में होती है। 25 से 30 सेंटीमीटर के बीच में होती है। कह रहे मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है। 1 वर्ड्स में है बच्चों, इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को रट लो। ठीक है, अगर नहीं आता है तो। अगला प्रश्न है, कृमि रूप परिशेषिका किसका भाग है? तो बड़ी आंत का भाग है, जिसे हम कोलन भी कहते हैं। ठीक है, कृमि रूप परिशेषिका किसका भाग है? बड़ी आंत का भाग है। नेक्स्ट, कह रहे मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है बच्चों दूध के दांतों की संख्या 20। कहते ना तेरे तो दूध के दांत नहीं टूटे अभी तक। तो दूध के दांत कितने होते हैं बच्चों? 20 होते हैं। आगे बढ़ते हैं, कह रहे मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चौआनक दांतों की संख्या, जैसे चबाते हो, कितनी होती है? वो होती है 6। कितनी होती है बच्चों? 6 होती है। आगे बढ़ते हैं, ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान कॉटिलेजी रचना क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है एपिग्लोटिस। ये क्या कहलाती है बच्चों? एपिग्लोटिस कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ, कह रहे यकृत स्रावित करता है। तो यकृत स्रावित करता है पित्त रस को।
हमारा जो यकृत होता है, लीवर, वो क्या स्रावित करता है? पित्त रस को स्रावित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आहार नाल के पेची संकोचन को हम क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं क्रमानुगंचन। क्या कहते हैं बच्चों? क्रमानुगंचन कहते हैं। नेक्स्ट, जठर रस स्रावित करता है, तो जठर रस आमाशय को स्रावित करता है। कौन स्रावित करता है? आमाशय। आमाशय जठर रस को स्रावित करता है। अगले प्रश्न में आ जाओ। ट्रिप्सिन एंजाइम क्रिया करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम क्रिया करता है किस पर? प्रोटीन पर करता है। किस पर करता है बच्चों? प्रोटीन पर। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। कह रहे विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? जिसमें जो खट्टे पदार्थ होते हैं, संतरा, ठीक है, अंडा, मछली, गेहूं, प्रोटीन के सोर्स हैं अच्छे। नेक्स्ट, कह रहे बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से मनुष्य के लार में पाया जाता है। तो मनुष्य के लार में पाया जाता है बच्चों टॉयलिन। क्या पाया जाता है? टॉयलिन। नेक्स्ट, कह रहे हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन श्वसन में, क्योंकि खून के साथ क्या होता है? ऑक्सीजन, और वो पूरे बॉडी में संचरण होता है उसका, और पूरे बॉडी को उसकी ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है, श्वसन में निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा की मुद्रा क्या है? तो ऊर्जा की मुद्रा है एटीपी। क्या है बच्चों? ऊर्जा की मुद्रा क्या है? एटीपी। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोजेनिस क्रिया कहाँ में क्या बनता है? तो ग्लाइको नाम से स्पष्ट है, क्या बनता है बच्चों? ग्लूकोज बनता है। ग्लाइकोजेनिस की क्रिया में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? तो आप बोलोगे 2 एटीपी अणु का लाभ होता है। कितने? 2 एटीपी अणु का लाभ होता है। नेक्स्ट, मानव हृदय में कक्ष जिसे विश्व की बोलते हैं उसकी संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है। ठीक है, बार बार पूछा जाता है इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है, पल्मोनरी फुफ्फुस शिरा खुलती है और रुधिर कहाँ से लाती है? तो रुधिर लाती है बाएं आलिन से। कहाँ से लाती है रुधिर? बाएं आलिन से लेके आती है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। कह रहे प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी क्रिया नहीं होती है? ठीक है, तो होती कौन कौन से? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, ये होता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, ये होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोनेट में अपचयन, ये भी होता है। ये नहीं होता है। ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन, ये क्रिया नहीं होती है। कह रहे शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। कौन? महाधमनी। जो महाधमनी होती है शुद्ध रुधिर और शुद्ध खून को पूरे शरीर में ले जाने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होती है? तो शुद्ध रुधिर प्रवाहित होती है पल्मोनरी शिरा में। इसमें पल्मोनरी शिरा में शुद्ध खून प्रवाहित होता है। कह रहे निम्न में लिखित में से कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है? तो जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में। ठीक है, ऑक्सीजन तो निकलता है। रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। जो खून हमारा लाल रंग दिखाई देता है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए जिम्मेदार है हीमोग्लोबिन। अगले प्रश्न पे आ जाओ। क्या लसिका में नहीं पाई जाती है? लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती है, ये पाई जाती है, इनमें पाई जाती है श्वेत रुधिर कणिकाएं। नेक्स्ट, पौधे में पत्तियों तक जल एवं खनिज लवण किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो पौधे में होता है खनिज लवणों का वहन फ्लोएम के द्वारा। नहीं, जल बोला ना, जल भी लिखा है, तो जल का मतलब जाइलम द्वारा। किसके द्वारा होता है बच्चों? जाइलम द्वारा होता है। ठीक, नेक्स्ट कह रहे हैं पादप में जाइलम किस लिए उत्तरदायी है? जाइलम बोले तो जल के वहन के लिए। हर साल एग्जाम में आता है, देखो लगातार पूछा जा रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण कहाँ होता है? किसके रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है बच्चों। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण किसके रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे पौधों में भोजन का स्थानांतरण कहाँ होता है? तो पौधों में भोजन का स्थानांतरण कौन करता है? फ्लोएम करता है।
फ्लोएम द्वारा होता है। और जल का खनिज लवण का बंध किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। ठीक, डिक्सन एवं जॉली किससे संबंधित है? तो डिक्सन एवं जॉली रसारोहण से संबंधित है। किससे संबंधित है? रसारोहण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है? तो त्वचा का कार्य लैंगिक लक्षण नहीं है। किसी की त्वचा देख के हम नहीं बता सकते कि ये पुरुष है या महिला है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि रूपांतरित हो जाती है किस रूप में? तो दुग्ध ग्रंथि एक तेल ग्रंथि आगे चल के क्या बन जाती है? दुग्ध ग्रंथि बन जाती है। ठीक है, तेल ग्रंथि हमारी क्या बन जाती है? दुग्ध ग्रंथि। अगला प्रश्न है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कौन करता है? तो अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन हमारा यकृत, लीवर जिसे बोलते हैं वो करता है। नेक्स्ट, मनुष्य में वृक्क एवं तंत्रिक भाग है जो संबंधित है। वृक्क बोले तो किडनी, किडनी क्या करता है? किडनी से उत्सर्जन होता है, पेशाब बनता है, पेशाब हम त्याग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, कह रहे हैं बोमेन संपुट किसका भाग है? तो बोमेन संपुट वृक्क नलिका का एक भाग होता है। ठीक है, किसका भाग होता है बोमेन संपुट? वृक्क नलिका का भाग होता है। ठीक, कह रहे गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं? तो बच्चों अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण, वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण पेड़ पौधे हमारे क्या हो जाते हैं? मुरझा जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कूपिका कहाँ पाई जाती है? तो कूपिका पाई जाती है फेफड़ों में। कहाँ पाई जाती है? फेफड़ों में पाई जाती है कूपिका। अगले प्रश्न में आ जाओ, कोशिका प्रक्रमण में ऊर्जा मुद्रा है किसकी? एटीपी की। किसकी बच्चों? एटीपी की। आगे बढ़ते हैं, वह प्रक्रियाएं जिनसे जटिल कार्बोनिक अणु सरल अणुओं में टूट जाते हैं उन्हें हम कहते हैं अपचयी अभिक्रियाएं। उन्हें हम क्या कहते हैं? अपचयी अभिक्रियाएं कहते हैं। नेक्स्ट, पित्त रस का स्राव कौन करता है? तो कहाँ होता है ये? यकृत में होता है। ठीक है, पित्त रस का स्राव यकृत में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे केवल जल में घुलनशील कौन सा है? अभी मैंने बताया था सी, विटामिन बी भी घुल जाता है, सी भी घुल जाता है। नेक्स्ट, कह रहे चर्मदाह या पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो अगर हमारे शरीर में विटामिन B5 की कमी है तो चर्मदाह रोग हो जाता है, सफेद सफेद चकत्ते पड़ने लग जाते हैं। ठीक है, एटीपी और NAD2PH का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण होता है क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होता है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट में होता है। आगे बढ़ते हैं, केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स के कौन बने हुए होते हैं? तो विषाणु बने हुए होते हैं। विषाणु जो बनते हैं वो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। कौन? विषाणु। नेक्स्ट, कह रहे हैं द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। द्वार कोशिकाएं पाई जाती है रंध्रों में। ठीक है, पत्तियों के जो रंध्र होते हैं वहां पाई जाती है द्वार कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है, मूत्र निर्माण कौन करता है? मूत्र निर्माण होता है वृक्क में। ठीक है, किडनी हमारा मूत्र का निर्माण करता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में एमिलेस एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है लार में? एमिलेस एंजाइम पाया जाता है लार में। अगले प्रश्न पे आ जाओ, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता? ऑक्सीजन निकलती है, जल भी निकलती है, ग्लूकोज भी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती। कार्बन डाइऑक्साइड की उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन कौन सा सत्य? पहले ये देखो, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, बिल्कुल सही कथन है। यह प्रक्रम सामान्यतः ईस्ट में होता है, बिल्कुल सही है। इस क्रिया में पायरुवेट और पायरुविक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में परिवर्तित होता है, ये सही है। यह गलत कथन है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, गलत कथन है। वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है क्या कहलाता है? उत्सर्जन। जो पॉटी है, जो हम सुसु करते हैं, वो हमारे क्या शरीर की वेस्टेज है, हानिकारक पदार्थ जिसे हम त्याग देते हैं।